नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और बिहार में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। यानी कि जब मुख्यमंत्री बने थे सम्राट चौधरी, तो उसके बाद सिर्फ दो लोग उनके साथ और उप मुख्यमंत्री बने थे, और उनमें एक नाम विजेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे विजय चौधरी थे, जो जेडीयू कोटे से थे। लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और ये विस्तार जो है वो एक प्रकार से मेगा विस्तार के रूप में देखा जा रहा है इसको। क्योंकि ये विस्तार सिर्फ और सिर्फ राजभवन में नहीं हो रहा है, ये विस्तार हो रहा है कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में। और गांधी मैदान में इस विस्तार की आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भी नेता, जेपी नड्डा का भी नाम आ रहा है सामने, ये सभी लोग कल पटना में रहेंगे। और पटना में जो है वो बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। अब सवाल यह है कि आखिर कब किसी कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज तक तो इस प्रकार से नहीं हुआ कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता था उस वक्त जरूर प्रधानमंत्री मौजूद होते थे, कई सारे राज्यों में गए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी के अंदर, जो खास करके बिहार बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी की खबर आ रही थी, उन सारी गुटबाजी की खबरों पर एक प्रकार से विराम लग जाएगा अगर वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे तो। यानी कि कोई भी उसके बाद बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो इतनी तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनको या उनसे उनको बाईपास करके कोई कुछ कहने की स्थिति में हो। और इसीलिए कि खास करके जो सम्राट चौधरी हैं वो दूसरे दल से जरूर आए थे, वो एकदम उपज भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो आए जरूर आरजेडी से थे या और भी दलों से घूमते हुए आए थे, लेकिन अब वो आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी के हो गए हैं। और बीजेपी के हो गए इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खास करके जो नीतीश कुमार हैं उनके कहने पर अगर सम्राट चौधरी के ऊपर मुहर लगा दिए, तो ये कोई ऐसे नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी को इसलिए सौंपा जा रहा है क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको पूरी तरीके से ठीक करने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर है। और सम्राट चौधरी ने दिखा भी दिया है, हालिया जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, खास करके जो भी इनकाउंटर हुए हैं, उस सभी इनकाउंटर में यह दिख रहा है कि वहां पर खास करके सम्राट चौधरी जो हैं वो यानी कि एक्शन लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसीलिए सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। कल कैबिनेट का विस्तार है और कौन कौन से लोग किस दल से शामिल होंगे, यानी जेडीयू से कौन होंगे, चिराग पासवान की पार्टी से कौन होंगे, या जो जीतन राम मांझी पार्टी है उनसे कौन होंगे, या फिर आरएलएम से कौन होंगे, इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते थे, इसमें इस कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आखिर इसके क्या मायने हैं? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफे का ऐलान किया था अपने पद से, तो वो सबके लिए एक भावुक पल था। और जब पावर ट्रांजिशन हुआ, यानी सम्राट चौधरी सीएम बने, तो वो बीजेपी ऐसा नहीं दिखाना चाहती थी कि वो जश्न मना रही है, इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी कि खुशी के भी आंसू थे और दुख के भी आंसू थे एनडीए में। अगर मान लीजिए वो गांधी मैदान में शपथ लेते उस समय सम्राट चौधरी के सीएम बनने का, तो जेडीयू के वर्कर क्या सोचते कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से हटे और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जश्न मनाए। इसलिए आप देखेंगे कि ये
हेडक्वार्टर में, प्रदेश हेडक्वार्टर में बीजेपी के थोड़ा सा आतिशबाजी हुई और कुछ एक जगहों पर चौक पे आतिशबाजी हुई, वो जश्न नहीं मना, क्योंकि बिल्कुल। नीतीश जी भी मानते हैं और बीजेपी भी मानती है, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी, कि नीतीश हम्म। जी ने बहुत सहयोग किया बीजेपी को 24 में वापस लाने में। नीतीश जी का बड़ा योगदान था, खास करके दिल्ली की सत्ता। हम्म। ऐन वक्त पे उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा और पुरानी हम्म। दोस्ती निभाते हुए एनडीए के साथ जुड़े, और उससे 30 के आसपास सीटें बीजेपी ने जीती बिहार में। और एक जो लहर चल रही थी इंडिया गठबंधन की, वो थम गई। दिल्ली हम्म। पहुंचने से पहले वो थम गई, बिहार में ही थम, क्योंकि देखिए लखनऊ यूपी में तो वो लहर फैल गई, लेकिन बिहार हम्म। ने उस लहर को थामा। नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र तक ने में वो लहर चली। तो ये हम्म। अंदर से नीतीश जी के योगदान को मोदी जी और अमित शाह जी एक्सेप्ट करते, इसलिए हम्म। आप देखेंगे दो बातें। इसलिए बीजेपी ने कोई व्यापक पैमाने पर जश्न नहीं मनाया, हम्म। क्योंकि वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को दुख होता है इस बात का, और बीजेपी के भी जो वर्कर हैं उनको भी दुख हम्म। होता है कि नीतीश जी गए और इस तरह धूमधाम से सरकार बन रही, तो अच्छा नहीं हम्म। लगता, अच्छा मैसेज नहीं जाता। और यही हम्म। एक मैच्योर लीडरशिप की पहचान होती है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। अब हम्म। देखिए उस समय वो नहीं आए, जब और प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए, लो प्रोफाइल रखा गया उसको, हम्म। ताकि जेडीयू के वर्करों को के दिल पे चोट ना लगे। अब क्या हुआ, सम्राट चौधरी का उस समय जो शपथ ग्रहण हुआ था वो लोक हम्म। भवन में ही हुआ था। अब क्या है कि अब बिल्कुल। सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट कर लिया जेडीयू के वर्करों ने भी, बीजेपी ने हम्म। तो किया ही हुआ था, बाकी और दलों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और अब हम्म। जब देखिए विजय बाबू बन गए, विजेंद्र बाबू बन गए डिप्टी सीएम, तो समाज के हर वर्ग को शांत कर दिया। उस आक्रोश हम्म। की जो लहर थी, या ये के दुख की जो लहर थी, उसको शांत कर दिया। और इस बीच आप देखिए कि सम्राट चौधरी आए दिन मिलते हैं नीतीश बाबू से जाके, और हम्म। चाहे वो खगड़िया से लौटे, भागलपुर से लौटे, दिल्ली से लौटे, आने जाने से पहले वो नीतीश बाबू से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और वो हम्म। तस्वीरें जो आती है, देखिए वो तस्वीरें जो है एक स्पेक्ट्रम बनाती है लोगों के मन में, एक परसेप्शन बनाती है, अरे नीतीश जी तो नाराज नहीं है, इसका मतलब हम्म। नीतीश जी ने अपने मन से छोड़ा। तो इसको कहते हैं हम्म। मैच्योर्ड पॉलिटिक्स, कि कब क्या कैसे करना है, कोई हम्म। उत्तेजना नहीं दिखानी है, और ये देखिए, और उत्साह में भी गरिमा का त्याग है। तो अब बिहार की नहीं जनता ने देखा। संजीव जी, जी, मेरा सवाल मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर है। और मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि नाना नाना करते करते अब हाँ कर बैठे हैं निशांत कुमार। क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार के बारे में जो ये खबरें फैल रही है वो सच साबित हो जाएगी कल? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को भी और निशांत कुमार को भी मना लिया गया और वह मान गए हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है, खास करके एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, और वो वायरल हो रहा है जब वो अपने सद्भाव यात्रा के दौरान निकले थे, और वो जब चंपारण में गए थे तो चंपारण में एक लड़के ने कहा कि आप यहां पर एक विश्वविद्यालय बना दीजिए। उसके बाद ये खबरें फैलने लगी कि अगर आप सत्ता में शामिल नहीं होते हैं तो कोई भी काम कराना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसीलिए आप सत्ता में शामिल हो जाइए। क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार सत्ता में शामिल हो जाएंगे, या अभी भी इस पर विराम ही लगा रहेगा, निशांत कुमार सत्ता में शामिल नहीं होने जा रहे हैं? अगर उनको होना होता तो वो उप मुख्यमंत्री बन जाते, अब मंत्री बनने के लिए वो क्यों आएंगे? नहीं, मुझे उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो और जो स्ट्रेटजी लग रही है निशांत जी की, मुझे नहीं लगता कि हम्म। उन्हें कोई हड़बड़ाहट है किसी पद की, सत्ता में जाने की तो मुझे नहीं लगता हड़बड़ाहट है। और हम्म। मुझे नहीं लगता कल वो शपथ लेंगे, ये मेरी अंतरात्मा कहती है। और अभी तक हम्म। मैंने उनके सारे भाषण को सुना, हम्म। कार्यकर्ताओं से वो संवाद करते हैं वो सुना, तो हम्म। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सत्ता के प्रति एक कोई लालच है, या कोई हम्म। ललक है, कोई लालसा है। मुझे लगता है कि वो एक सेल्फ सेटिस्फाइड पॉलिटिशियन होंगे, और ये बिहार के लिए बहुत अच्छा। उनमें कोई एक होता है ना कि सत्ता की चाह में तड़पना, वैसा तो उनमें हम्म। नहीं नजर आया। और मुझे लगता है कल वो शपथ नहीं लेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे दोपहर से ये बात उड़ाई जा रही है। अब बताइए
जिसके पिताजी ने मुख्यमंत्री का पद हंसते हुए छोड़ दिया, और अभी उदाहरण है बगल में बंगाल में हिस्टोरिक डिफीट के बाद भी ममता बनर्जी कहती है कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। और एक आदमी हिस्टोरिक निशांत के बारे में, संजीव जी, निशांत के बारे में ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो या विजय चौधरी तो नीतीश कुमार के आवास पर ही मौजूद थे आज दिन भर, और संजय झा और ललन सिंह आते जाते आ रहे थे, जा रहे थे, और ये मनाने की कोशिश हो रही थी कि निशांत कुमार को आप सत्ता में शामिल करा दीजिए, यानी उनको मंत्री पद की शपथ दिला दीजिए। क्या आपको लगता है कि जिस दाग को नीतीश कुमार अपने ऊपर नहीं लगने देना चाह रहे थे, उसी दाग की ओर ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनको, और वो दाग अपने ऊपर ले लेंगे? देखिए, मैं वो लाइन में कंप्लीट कर दूं जहां आपने रोका था कि मैं ये कह रहा हूं कि आप दो पॉलिटिशियन के बीच तुलना कीजिए और फिर आएंगे उनके पुत्र पर। सारे संस्कार निशांत को नीतीश जी से मिले। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री जो 20 साल तक बिहार के सीएम रहे, अपने किसी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, किसी को सत्ता में जगह नहीं दी, कोई करप्शन का आरोप नहीं है, और आप देखिए कि वो मुख्यमंत्री का पद तब उन्होंने छोड़ा जब हिस्टोरिक विक्ट्री उन्होंने हासिल की थी, ऐतिहासिक सफलता हासिल की, चाहे वो वोट प्रतिशत के मामले में, चाहे सीटों के मामले में, और इससे पहले लोकसभा चुनाव में उनके पास राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी थी, और तब भी उन्होंने हंसते हंसते मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। और उनको हंसता देख बिहार की अधिकतर जनता अंदर अंदर एक थोड़ी सी एक भावुकता जो होता है, इमोशनल अटैचमेंट था। और बगल में बंगाल में देखिए, 15-16 साल सत्ता में रही, हिस्टोरिक डिफीट, ऐतिहासिक हार, और इतनी हिंसा उसने की, जीतती थी उसके लिए कितनी हिंसा करती थी, विरोधियों पर कितना जुल्म करती थी, उसके भतीजे भाईपों पर कितना आरोप है अभिषेक पर, और वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगल बगल के राज्य है, लेकिन टू पर्सनैलिटी टू बिहेवियर। मैंने इसलिए बोला कि अभी वो रिलीवेंट है, इसलिए नीतीश जी को सत्ता का मोह पहले भी नहीं था, और जितना काम उन्होंने बिहार के लिए किया, अगर कोई निष्पक्ष होकर बोले तो मुझे लगता है श्री बाबू और नीतीश जी दो ही सीएम की तुलना हो सकती है, बीच में तो कोई आते ही नहीं। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि निशांत को आप नीतीश जी के व्यक्तित्व से, और हमारे दर्शक भी नीतीश जी के व्यक्तित्व को आईना बनाकर निशांत को देखें और सोचें, क्योंकि पिता और माता की सोच का असर बच्चों पर भी आता। ठीक है, अब संजय जी थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन मंत्री पद की दौर में आगे हैं, रेस में आगे हैं, और जेडीयू की तरफ से कौन आगे हैं, और फिर आरएलएम हो, चाहे हम हो, चाहे एलजेपीआर हो, इनके तरफ से कौन कौन बन सकते हैं, या फिर जो इससे पहले यानी कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जो चेहरे शामिल थे कैबिनेट में, क्या उनको फिर से रिपीट किया जाएगा या कुछ नए चेहरे आएंगे? मुझे लगता है वही मिला जुला के वही होगा। एक दो अगर कोई आ सकते तो आ सकते, लेकिन कुल मिला जुला के वही स्थिति होगी जो पहले थी, पहले ही चेहरे होंगे। बहुत सारे लोग ये करें कि विजय सिन्हा का नाम हटा दिया गया, नहीं, मुझे लगता है विजय सिन्हा कल शपथ लेंगे, और जेडीयू ने अपनी लिस्ट सौंप दी है। हालांकि उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि जेडीयू ने 16 कैबिनेट पद की डिमांड की, और अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो लोजपा से 2 पहले थे, वही 2 रिपीट होंगे, संजय सिंह और संजय पासवान 2 रिपीट होंगे, और संतोष कुमार सुमन मांझी जी के पार्टी से रिपीट होंगे, और एक दीपक प्रकाश बनेंगे, ये भी तय है मुझे लगता है इसमें, क्योंकि किसी न किसी को साझेदारी भागीदारी मिलनी है, और एक विधान परिषद की सीट लिखित में प्रॉमिस किया हुआ है, तो बीजेपी जब बोल देती है तो वो भी निभा देती है, लिखित प्रॉमिस में तो सवाल ही नहीं उठता कि। और बहुत सारे लोग ये भी चला रहे हैं कि कुशवाहा जी को पार्टी, और ये पता नहीं कब से चला रहे हैं, और बिहार के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार मुझे लगता है ठीक है, हम उनकी समझ ये कहा जा रहा है कि दीपक प्रकाश को इस बार शामिल नहीं कराया जाएगा, और उनको धोखा मिल गया कि उनको जो कहा जा रहा था कि आपको। मैं ये हैरान होता हूं कि विश्लेषण और चिंतन का एक आधार होता है, एक रैशनैलिटी होती है। उपेंद्र कुशवाहा जी को जब लोकसभा में टिकट मिला था
काराकाट से, तब भी यही पत्रकार यही बोल रहे थे, और ये इतने वरिष्ठ हैं हम लोगों से, 20-20 साल हम लोगों से सीनियर है, और ये वही बात बोल रहे थे कि अरे बीजेपी में पार्टी मर्ज कर देंगे तब उनको टिकट मिलेगी, बिना मर्ज ये टिकट मिली। इसके अलावा बात, जब वो हार गए चुनाव तब कहा गया राज्यसभा तब वो जाएंगे जब बीजेपी में पार्टी मर्ज करे, राज्यसभा भी चले गए। जब वो राज्यसभा गए बोला कि ये तो छोटा वाला कार्यकाल था राज्यसभा का, जब फुल टेन्योर वाला राज्यसभा का कार्यकाल आएगा तब बीजेपी में मर्ज करना होगा। नहीं हुए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, बीजेपी इस तरह की राजनीति नहीं करती तो वो चला नहीं पाती इतने दिनों तक सत्ता। अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे को विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा, बिल्कुल अफवाह है। अब कोई लिखित मतलब मेरे पास भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा संजीव जी, ये तो कल ही तय हो जाएगा कि अगर दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ वो लेते हैं, इसका मतलब है कि वो जाएंगे, क्योंकि अगर मंत्री पद की शपथ वो लेंगे तो बिना गए हुए तो 6 महीने के बाद उनको हट जाना पड़ेगा अगर वो नहीं जाते हैं तो, इसलिए उनका जाना तो लगभग तय माना जा रहा है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं प्रवीण जी, वो तो बनेंगे मंत्री, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बार बार बिहार के 1-2 वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं कि जब भी कुशवाहा जी के पार्टी से कोई बनना होता है तो वो एक झूठी अफवाह फैला के बीजेपी की भी छवि खराब करते हैं और कुशवाहा जी की भी छवि खराब करते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे बीजेपी ने तो ये कहा है कि पार्टी को मर्ज करना होगा। अब एक बात बताइए, राज्यसभा की सीट बड़ी है या विधान परिषद की सीट बड़ी? हर तरह से राज्यसभा का जो पद है वो ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा पावर है, ज्यादा उसमें, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में। और जब राज्यसभा का उनको फुल टर्म का 6 साल का कार्यकाल का एक पद दे दिया गया तो विधान परिषद में क्या रखा हुआ है? दीपक प्रकाश के विधान परिषद में क्या रखा हुआ है? कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मुझे लगता है वो जाएंगे ही। ये बताइए कि जेडीयू की तरफ से कुछ नए नामों को शामिल किया जा सकता है क्या? अगर मान लिया जाए निशांत कुमार नहीं जाते हैं मंत्रिमंडल में तो क्या कुछ नए चेहरे आ सकते हैं? क्योंकि उनके जरिए अगर निशांत कुमार को कोई काम करवाना, हालांकि ये कहना वो है कि अगर उनको कोई काम कहना हो और वो डायरेक्ट अगर सम्राट चौधरी को भी कह देंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद क्या उनके हम उम्र वाले कोई मंत्रिमंडल में जाएंगे क्या उनके साथी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हो सकता है बीजेपी से कोई यंग एक आध चला भी जाए, चाहे आनंद मिश्रा का नाम आया था, मैथिली ठाकुर का एक नाम आया था, लेकिन मुझे लगता है मैथिली ठाकुर और आनंद मिश्रा को प्राथमिकता देनी चाहिए अगर उनका नाम आता है, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम में रहने का एक अनुभव है। ही इज अ वेरी मैच्योर्ड पुलिस ऑफिसर और ऑनेस्ट हैं, और विधायक के तौर पे उन्होंने दिखाया भी है कि हर जगह वो मौजूद रहते हैं बक्सर। ठीक है, मैथिली ठाकुर के पास अभी बहुत उम्र है, हम उनको ये नहीं कह रहे कि उनकी कोई प्रतिभा में कमी है। मैथिली ठाकुर का नाम तो यूं ही चला दिया गया है, क्योंकि मैथिली ठाकुर का ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में ही उनको एक तो विधायक बना दिया गया, पार्टी ने उनको विधायक बना और अब मंत्रिमंडल में भी शामिल करवा देगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उनसे ज्यादा मैच्योर लोग और भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। और अगर मैथिली ठाकुर को बना दिया जाता है तब तो फिर इसका मतलब है कि नाराजगी बढ़ेगी, भले चाहे वो प्रधानमंत्री चले जाएं या गृह मंत्री चले जाएं, लेकिन वो नाराजगी तो बढ़ेगी कि अगर आप नए लोगों को शामिल कराते हैं और उनको मंत्री पद दे देते हैं तो जो कार्यकर्ता इतने दिनों तक आपके लिए काम कर रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या मिला फिर? देखिए, बगावत तो कोई नहीं करेगा, कोई इस स्थिति में नहीं है। बगावत करने का मादा, वो भी बीजेपी और जेडीयू में बगावत करने का मादा किसी को नहीं है, क्योंकि पब्लिक का मैंडेट है इतना ज्यादा बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि बीजेपी के लिए मैं इसलिए बोला कि बीजेपी कभी कभी एक नया प्रयोग भी कर देती, कुछ परंपरागत और कुछ नया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी से 1-2 नए हो सकते। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, वही श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान, इनका नाम सामने आ रहा है और मुझे लगता है कुल मिला जुला के यही रहेंगे। और बीजेपी में भी वही सब है, पुराने 1-2 नए हो जाएं, क्योंकि फॉर्मेशन जो है, देखिए संवैधानिक रूप से 30 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार, कैबिनेट मंत्री जो है 36। हाँ, टोटल 36, 243 है ना, तो हाँ, तो 36 के आसपास बन सकते हैं। ठीक है, 15% होता है, जितने संख्या है विधायकों की उसका 15% होता है।
तो 36 बनाए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं 12, 16, 13 क्या फार्मूला बनता है। लेकिन कहा ये जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि 5 या 6 मंत्रियों की सीट खाली रखी जाएगी। हाँ, 6 सीट खाली 5 या रखने की चर्चा है। हाँ, तो अगर 36 मंत्री में अभी देखिए जेडीयू से ले लें, मतलब 12-12 अगर देख लें बीजेपी जेडीयू से और लोजपा से 2, हम 2 आरएलएम से 1 मंत्री, तो उसके बाद भी मंत्री पद खाली रहता है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है, मंत्री पद खाली रखने के पीछे, कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश होगी, या होगी क्या, हो सकता है वो प्लान तैयार हो। उसके पीछे ये है, बीजेपी की ये सोच है कि कोई दूसरा फॉर्मेशन या स्टैट ना हो सरकार बनाने का। मतलब वो टेबल दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि किसी एक के जाने से सरकार जो है वो बदल जाए। तो उसकी संभावना को खत्म करने के लिए 5 हो 6 हो मंत्री पद खाली रहे। तब तो अगर ऐसा होता है, तब तो संजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी में उधर से जो मुस्लिम विधायक हैं वो भी शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी में अभी तो कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। यहां तो छोड़िए, कहीं नहीं है अभी, बिहार में तो छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य में नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कुशवाहा विधायक जो हैं, जो आरजेडी से एक कुछ कुशवाहा विधायक है, वो सीधा सम्राट चौधरी के संपर्क में, क्योंकि कुशवाहा समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और जो अभय कुशवाहा जो आंख के तारे हैं तेजस्वी के, वो जिस तरह से मिले हैं जाके सम्राट चौधरी से, वो कोई भी देख सकता है, जाए सम्राट चौधरी के पेज पे देख ले। बाकी सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के, तो उन्होंने तो एक तरह साथ दे ही दिया है। बाकी अभिषेक रंजन, 3 तो ऑलरेडी जो है, वो एक मनोज विश्वास फारबिसगंज वाले, और एक फैजल रहमान ढाका वाले, उन सब तो ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से। इसीलिए तो राज्यसभा में जा नहीं सके अमरिंदरधारी सिंह। उनकी मतलब वो तो बगावत हो चुकी है, लेकिन मजबूरी है आरजेडी की। अगर वो अपने तरफ से एक विधायक को अगर बर्खास्त करते हैं या हटाते हैं, तो विपक्षी नेता का पद चला जाएगा। हाँ, तो कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल चला जाएगा, तो आवास के कमरों की संख्या घट जाएगी, लैंड की संख्या घट जाएगी, वो जमीन जो पार्क मिलता है उसकी संख्या घट जाएगी। एक कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल जो है वो अपने हाथ से वो जाने नहीं देना चाहते। लेकिन जब फैजल रहमान, उसके बाद कई सारी कमिटियों में, जो विधायक दल के कमिटियां होती, संसदीय समितियां, उसमें उनको मौका मिला है। और वो जिस तरह से कोजी नजर आते हैं बीजेपी जेडीयू के साथ, तो ठीक है, वो चले जाएंगे और उनकी सदस्यता हटेगी भी नहीं फिलहाल। यानी कि अब ये कहें संजीव जी कि असम से लेकर और यूपी तक हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ही मुख्यमंत्री होंगे। आप देखिए कि वहां भी हेमंता बिस्वा शर्मा तय ही है, शुवेंदु अधिकारी बंगाल में वो भी लगभग तय ही है, सम्राट चौधरी और इधर योगी आदित्यनाथ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? क्या ये सुदूर पूर्व से लेकर सुदूर पश्चिम तक जो है, वो क्या फायर ब्रांड लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रही है क्या? नहीं, देखिए कहा जाता है कि, मैं इसमें दूसरे तरह से इसकी व्याख्या करूंगा। देखिए, कहा जाता है कि अकड़ जो है मुर्दों की निशानी होती है। और तुलसीदास जी ने कहा था कि जीभ जो होता है वो सबसे लचीला होता है, और दांत सबसे मजबूत होता है। दांत जो है सबसे, एनामेल जो है, दांत बहुत जल्दी टूट जाता है 50-60 साल में। जीभ जो है मरते दम तक साथ देता है। अब आपने बोला तो मैं विश्लेषण कर देता हूं कि असम के हिमंता दा वो कांग्रेस से आए और उसको मुख्यमंत्री बनाया उनको। सम्राट चौधरी जी आरजेडी में रहे, जेडीयू में भी रहे, बीजेपी में, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और शुभेंदु अधिकारी, वो जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं बंगाल में, वो टीएमसी से आए। उनका परिवार टीएमसी, ममता जी के बहुत करीब था। शिशिर अधिकारी जो उनके पिताजी हैं, बहुत करीबी संबंध था। तो इसको कहते हैं लचीलापन। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर हैं तभी उस पद पे हैं, लेकिन जिस तरह का लचीलापन बीजेपी दिखा रही है, और इसीलिए बीजेपी का विस्तार हो रहा है कि आपको भारत जैसा एक देश जो है ना, वो आप पूरा यूरोप मिला देंगे ना, अलग अलग देश, तो उतना बड़ा भारत,
तो उस पे अपनी सत्ता कायम रखने के लिए लचीलापन की जरूरत। लेकिन देखिए, चाहे तेजस्वी हो चाहे अखिलेश हो, ये तो एक दूसरी जाति तक को नहीं संभाल पाते। दूसरे पार्टी के नेता को तो आप छोड़ दीजिए, ये आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाते। छोड़ दीजिए ना दूसरी पार्टी, दूसरी जाति, एक सामाजिक समीकरण बनाना वो तो बहुत दूर की बात है, इनसे परिवार नहीं संभल रहा है। तो मैंने यही बोला कि लचीलापन जितना रखेगी पार्टी, और लचीलापन हर स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, यानी आम आदमी को ज्यादा सुविधाएं मिले, पुलिसिया जुल्म ना हो, डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यही विकास का मूल मंत्र है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और वो लचीलापन सब चीजों के लिए कि आप कितना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं गवर्नेंस में, कितना इजी करते हैं लोगों के लिए, वो उस और लीडरशिप के भी स्तर पर कि आपको लचीलापन दिखा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल देखने वाली बात होगी कि कल आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से मंत्री पद की शपथ लेते हैं, कौन कौन से नेता, और किनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। मंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पोर्टफोलियो का है कि किसके खाते में क्या जाता है, क्या उस सब पर सहमति बन गई है, ये बस कल के बाद पता चल जाएगा। जो दर्शक अभी तक बने हुए हमारे साथ, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, कौन नेता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।